स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, भाई राजीव दीक्षित और भाई कमलकांत जी की दिव्य प्रेरणा से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज का विषय रहेगा कि कैंसर किन कारणों से इतना ज़्यादा फैल रहा है। ऑफिशियल तौर पे 2,25,00,000 एक्टिव पेशेंट आज, लेकिन अनऑफिशियल अगर रिसोर्ट से पता लगे तो 3 करोड़ के आसपास कैंसर के पेशेंट हैं। और आने वाले 15-20 वर्ष में ये आंकड़ा इतना ज़्यादा होगा कि भारत के प्रत्येक परिवार में एक पेशेंट होगा। अगर सपोज कीजिए अगर एक पेशेंट हर परिवार में है तो पूरा परिवार कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम इनके कैंसर के कारणों पे समीक्षा ना करके जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो आने वाले समय में स्थिति बहुत भयावह होगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और आजकल केमिकल्स का बहुतायत में प्रयोग होना एक कैंसर के कुछ कारण है। सुबह उठते ही हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं। चाय में, कॉफ़ी में निकोटीन और टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो हमें ऐसी लत लगा देता है कि उसे बार बार, जैसे अल्कोहल है, उसे बार बार पीने का मन करता है। तो चाय कॉफ़ी की जगह बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। छाछ है, लस्सी है, जूस है, रूह अफ़ज़ा है, फ्रेश फ्रूट लेके आओ और जूस पियो। लेकिन वो सब हम नहीं कर रहे, सुबह उठते ही चाय पीते हैं। इसके अलावा उठते ही फिर वो टूथपेस्ट करते हैं। सोडियम लॉरेल सल्फेट इतना जहरीला केमिकल है कि वो हर कंपनी उसको डालती है, क्योंकि झाग तभी बनता है। और पेस्ट में अगर झाग ना बना तो कोई उसको लेगा नहीं। अब ये कोई ध्यान नहीं दे रहा कि भाई ये केमिकल है और इसको ना यूज़ करके नीम की दातुन, अर्जुन या शीशम की दातुन की जाए जो अक्षारीय होती है। रक्ष एल्कलाइन जब एसिड जाएगा तो एसिड को काटेगा। पेट में इतना ज़्यादा ऑलरेडी एसिड हो चुका है और ऊपर से फिर केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम। इसके अलावा जो हम फल सब्जियां खा रहे हैं, सभी किसी भी फल को देख लीजिए, हरे कच्चे केले आते हैं, गोदाम में रखे 2 दिन में उस पर स्प्रे किया और वो पक गए। आम है, सेब है, सेब के ऊपर वैक्स की कोटिंग है। आम की पेटी में ये पुड़िया रख दी जाती है पकाने के लिए। सब्जियों का भी बुरा हाल है। अब ये जैसे कोई प्रोफेशनल सब्जी बोता है, जैसे मोमडन है, ये घिया, तोरी, पेठा, करेला ये बोते हैं, तो ये क्या करेंगे, 2 DAP तो स्टार्टिंग में ही डाल देंगे, बोने से पहले ही 3-4 कम से कम यूरिया डालते हैं, बैग 3-4 बैग यूरिया के। और ऊपर से पेस्टिसाइड का तो पता ही नहीं, हर तीसरे दिन इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की स्प्रे। इनको इतना नॉलेज होता नहीं है, तो बीज खाद भंडार की दुकान पे जाते हैं कि भाई इंसेक्टिसाइड की एक स्प्रे दे दो। लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना है कि वो दुकानदार जान पूछ के उसको एक की जगह 4 स्प्रे देकर बोलेगा ये शाइनिंग के लिए है, ये फ्रूट सेटिंग के लिए है, ये फूल ज़्यादा आएगा, फल ज़्यादा आएगा, फल का साइज़ ज़्यादा होगा। क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन है जो बहुत ज़्यादा है, वो एक की जगह 4 स्प्रे देगा। अब किसान इतना जागरूक है नहीं। अब वो उसके उसमें झांसे में आके हर तीसरे दिन स्प्रे के लगा रहेगा। अब वो जहर बन चुकी है वो सब्जी। ऐसे ही फलों का है। दूध है 70-80% एडल्ट्रेशन का है, क्योंकि जितना भी वो पैक्ड फूड है या पैक्ड मिल्क है, ये HF जर्सी होल्स्टीन का ही आ रहा है। हॉलैंड के एक वैज्ञानिक की वो आई थी पब्लिकेशंस, डेविल इन द मिल्क। इस पब्लिकेशंस को देख के गवर्नमेंट ने वहाँ पे HF जर्सी का जो मिल्क था उसको बैन कर दिया था। लेकिन भारत में धड़ल्ले से श्वेत क्रांति के नाम पे अरे HF ले आए, इतना मिल्क देगा, 20 लीटर दूध दे रही है, 25 दे रही है, 30 दे रही है। अपनी जो देसी ब्रीड थी वो ख़त्म कर दी। ऐसे ही हरित क्रांति, ये सब इतना बहकाया फुसलाया गया किसान को कि एकदम बेड़ा गर्क कर दिया, बंटा धार। ऐसे ही आयोडीन नमक खा रहे हैं, रिफाइंड नमक है जो ये
जो महानगरों हैं, जैसे मेट्रो सिटी दिल्ली का सारा जो कूड़ा कचरा, फैक्ट्रियों का सारा केमिकल्स ये नाले में जाता है, नाला फिर वो बड़ी बड़ी नदियों में जाके सब समुद्र में डलता है, समुद्र से आयोडीन नमक बनता है। दूसरा, इसकी प्रोसेसिंग में भी वो फिर एडल्ट्रेशन करते हैं, एक ऐसा केमिकल जो सीमेंट में मिलता है, वो इसीलिए ऐड करते हैं ताकि ये नमक पानी ना छोड़े, लेकिन नमक का नेचुरल गुण है वो पानी छोड़ता है। तो ये सब रिफाइंड नमक के बाद रिफाइंड चीनी है। अब ऑलरेडी गन्ने के खेत में 2-3 बैग तो यूरिया के पड़ चुके हैं। दूसरा फिर जो प्रोसेसिंग करते हैं तो गन्ने से जो चीनी बनती है 16 से 17 केमिकल फिर ऐड होते हैं। आप देखना कि जो शुगर मिल होती है उसके पास उसका जो वो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो जिस ज़मीन में डाल देते हैं वहाँ पे कोई फसल नहीं होती 10-10 20-20 साल तक, और वो गंदे नाले में जाते हैं, वो धरती माँ के कोख में जाके वो फिर वही सब, उस पर कोई बैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे ही तेल का है, रिफाइंड तेल आजकल तो डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। अब जहर को भी इतने ग्लैमराइज्ड तरीके से उसको एडवर्टीज दे रहे हैं ना कि लोग सोचते हैं यार डबल रिफाइंड है, ट्रिपल रिफाइंड है, कितना अच्छा है, और वो जहर है गोरा। तेल का नेचुरल गुण है कि उसके अंदर चिपचिपाहट होना चाहिए, उसके अंदर झला लगनी चाहिए, लेकिन वो सब तो ख़त्म कर दिया जाता है। उसको 400 डिग्री 500 डिग्री 600 डिग्री तक उसको बॉईल करते हैं। उसमें रह क्या गया? आयुर्वेद के अनुसार ऑयल सबसे पहले रसोई में कढ़ाई में जाके गर्म होना चाहिए। अगर उससे पहले गर्म हो गया तो उसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं। अब आयुर्वेद कोई पढ़ता नहीं है, गुरुकुल वैसे ही अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण बंद हो गए हैं। अब जो टीवी पे देख रहे हैं वही सच मान रहे हैं। टीवी मीडिया ये सब अपने प्रॉफिट के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं कि जो पता ही नहीं। जैसे मिल्क, अगर एचएफ का है तो मिल्क का जो बाई प्रोडक्ट है वो भी वैसा ही होगा। उससे दूध की जो बर्फियाँ बन रही हैं, दूध से लस्सी है, छाछ है, उसके जो भी प्रोडक्ट है, पंचगव्य जो भी है, उसमें भी वही मिलावट है, केमिकल है। देसी गाय का दूध की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, क्या करे इंसान। वो भी कैंसर का कारण है। मोटापा, इंडाइजेशन हो चुका है, क्योंकि हमें जो भोजन की ऐसी आदत लग गई है कि कोई दिनचर्या नहीं है, जो भी मन में आया वही खा लिया है, कोई ये है नहीं। अब आयुर्वेद बोलता है हित भुक रित भुक मित भुक, ऋतु के अनुसार सीजनल कोई भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीजनल खानी चाहिए, सीजनल और रीजनल। लेकिन आजकल कोई भी कोल्ड स्टोर की ऑफ सीजनल आ रही है, या जो टनल की है या पॉली हाउसेस की है तो ऑफ सीजन सब्जी आ रही है, वो महंगी भी है, केमिकल भी यूज़ हो रहा है। क्योंकि पॉली हाउस के अंदर वो ऑर्गेनिक सब्जी फल उगा ही नहीं सकता, उसके अंदर एक जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखना पड़ता है, वो केमिकल और उसका टेम्परेचर की जो सेटिंग होती है वो उसकी जो नेचुरल जो क्वालिटी है ना उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो ऑफ सीजन की सब्जियां खानी है हमें। ऋत भुक का नियम पालन नहीं हो रहा है, हित भुक, हितकारी चीज़ें खानी चाहिए ना। अब हम हर रोज़ सुबह शाम का भोजन कर रहे हैं तो दूध के साथ नमक का यूज़ हो रहा है, सब्जी में नमक है, दूध और नमक विपरीत आ रहा है, लेकिन हम खा रहे हैं। लगभग 40% विपरीत आहार किया जा रहा है, क्योंकि वो कभी पढ़ा ही नहीं। दूध के साथ मूली खा रहे हैं, सलाद के साथ दूध पी रहे हैं। हित भुक रित भुक मित भुक, हितकारी हो ना, जो जब जैसे भूख लगी तभी भोजन करना है। लेकिन आजकल किचन में गए, कुछ भी मिला खा लिया, बार बार पूरे दिन खाते रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब भूख लगे तभी खाना है, बिना भूख के नहीं खाना है। ऐसे ही पानी पीने का नियम, अभी भोजन किया तुरंत पानी पी लिया 2 गिलास, वो जठराग्नि प्रदीप्त हुई है वो तुरंत बुझ जाएगी, बुझ गई, इंडाइजेशन होगा,
अपच होगा, सड़न होगी, वो ऐसे ही डिस्टर्ब करेगा अंदर के सिस्टम को। इसके अलावा इतना ज़्यादा प्रदूषण, महायंत्रों का इतना अधिक प्रयोग कर दिया है विकास के नाम पे। सरकारी तंत्र भी ये कहता है कि विकास हो रहा है। अभी आप देखें कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड में मीलों तक वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते थे, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ नेशनल हाईवे बनेगा, यहाँ स्टेडियम बनेंगे, धड़ाधड़ से अंधाधुंध कटाई हो रही है। और जितनी कटाई हो रही है उस रेशियो में नए वृक्षों को नहीं लगाया जा रहा है। वाहनों का इतना धुआं है, फैक्ट्रियों का इतना धुआं है, संयंत्रों का, कहीं जेट प्लेन, अब प्लेन इतने हो चुके हैं, एयरपोर्ट नए नए आ रहे हैं। तो विकास के नाम पे जितने भी ये बड़े बड़े महायंत्र आ रहे हैं, ये ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। वेद आधारित जो विकास है उसको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। अंधाधुंध वेस्टर्न पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण किया जा रहा है। तो ये इतना ज़्यादा अधिक प्रदूषण है, ये भी कैंसर का कारण है। अब प्रदूषण है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो भी एक बड़ा कारण है। अगला एक मेटल, कोई भी धातु है उस पर आप गर्म करते हैं, कुछ भोजन बनाते हैं तो वो अपना कष्ट छोड़ती है। पहले तांबा, कॉपर, सिल्वर, कांच, मिट्टी, ये बर्तन ज़्यादा होते थे। सोना चांदी, वो तो सोना चांदी तो खैर राजे महाराजे यूज़ करते थे, इनकी प्लेट्स, ग्लास वगैरह। लेकिन ज़्यादातर कांसा, पीतल और ये ज़्यादा यूज़ होता था। लोहा, लोहे की कढ़ाई होती थी, वो कष्ट छोड़ती थी, आयरन की कमी नहीं होती थी, कैल्शियम की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल एल्युमिनियम यूज़ हो रहा है, हर कहीं पे एल्युमिनियम या फिर प्लास्टिक या फोम। अब एल्युमिनियम सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जेल में जो कैदी होते हैं उनके लिए यूज़ किया था। और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में कोई भी जेल है उसमें हर कैदी को एल्युमिनियम के ही बर्तन दिए जाएंगे, क्योंकि एल्युमिनियम एक स्लो पॉइजन का काम करता है। वो थोड़ा थोड़ा कश निकलता रहता है और वो कैदी के पेट में जाता है। आज भी ये नियम जेलों में लागू है। भाई राजीव दीक्षित ने उठाया था मुद्दा कि ये जो अंग्रेजों का नियम है एल्युमिनियम के बर्तन, ये अब हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब सैद्धांतिक धरातल पे भारत स्वतंत्र देश हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मोटापा एक कैंसर का कारण है। धातु सारे जो बर्तन खाना बना रहे हैं वो उसकी जो प्रोसेसिंग भी गलत है, और जो खेत में उग रहा है प्रोडक्शन है उसका भी, उसमें भी केमिकलाइज्ड हो चुका है। खेत में कोई भी गेहूँ उगाते हैं, कम से कम 1 DAP का बैग तो स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं, फिर 1 या 2 बैग यूरिया के बाद में। ये तो हर किसान करता ही है। और जो कॉमर्शियली कर रहा है वो 2-2, 3-3, 4-4 बैग यूरिया के डाल रहे हैं। ऊपर से खरपतवार के लिए वो अलग से स्प्रे कर रहा है इंसेक्टिसाइड का। अब वो जहर कहाँ जाएगा? पेट में ही जाएगा, अन्न में जाएगा, अन्न के थ्रू पेट में जाएगा। फिर जो अन्न पैदा हो रहा है जैसे गेहूं है, प्रोडक्शन के अंदर जहर आ गया, फिर उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, कंपनियां जैसे आटा है, पैक्ड आटा आता है जैसे आशीर्वाद का है, ये बहुत सारी कंपनियां बनाती है पैक्ड आटा। अब उसमें भी केमिकल ऐड करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो, अब अगर ये नॉर्मल बात है कि 1 महीने से ज़्यादा पुराना है उसमें कीड़े चलने शुरू हो जाते हैं आटे में, लेकिन उन्हें बेचना है। अब क्या पता 2 महीने तो गोदाम में रखा है ना, 1 महीना शॉप पे, तो वो उसको प्रेजर्वेटिव मिलाया जाता है, 6-6 महीने उसको ख़राब नहीं होता आटा। ऐसे ही पैक्ड जूस है, टेट्रा पैक है, पैक्ड फूड है। अब आप कहीं भी शादियों में जाते हो या रोड साइड रेस्टोरेंट है या कोई ढाबे में खाते हो, शेफ़ या कुक को देखना इतना ज़्यादा अजीनोमोटो और कलर का यूज़ करता है ना, आप दंग रह जाओगे। आप देखोगे अजीनोमोटो नमक का एक सब्स्टिट्यूट है, एक थोड़ा सा चमकीला सा दानेदार लंबा सा होता है, खट्टा मीठा उसका स्वाद आता है, हर कुक उसको यूज़ करता है। अगर वो शादियों में
हलवाई उसको यूज़ ना करे, टेस्ट ना आए, अब फिर वो बोलेंगे भाई टेस्ट ही नहीं बनाया तूने खाना, तू तो अच्छा हलवाई नहीं है। अब हलवाई को भी नहीं पता कि अजीनोमोटो ये कैंसर का इतना बड़ा कारण पैदा कर देगा। वो टेस्ट के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए कि मेरे को ज़्यादा ऑर्डर आए, उसको कलर्स भी डालता है धड़ाधड़ से, और अजीनोमोटो भी डालता है धड़ाधड़। मसाले जो यूज़ हो रहे हैं 90% एडल्ट्रेशन होती है इनमें। चाहे अब रेकमेंड तो यही रहेगा कि या तो आप किसान से डायरेक्ट लो, या फिर वैद्य पंसारी से मसाले लेके आओ और खुद कूट पीस के और यूज़ करो। फिर दूसरा जो प्रोसेसिंग भी गलत है, मिक्सी में पीस लेते हैं। कूटना, पीसना और मिक्सी, इन तीनों में फ़र्क आ जाएगा प्रोसेसिंग में। जैसे बादाम को आप पहलवान लोग देखो ना, उसमें खरल करते रहते हैं, जितना उसको ज़्यादा उसको कुंडी से रगड़ेंगे उसकी गुणवत्ता मल्टीप्लाई होती रहेगी, और मिक्सिंग में कर दिया तो उसकी गुणवत्ता डिक्रीज़ होगी। हर चीज़ मिक्सी की आ गई है, प्रोसेसिंग ही गलत हो रही है, प्रोडक्शन में भी गड़बड़ है और उसमें प्रोसेसिंग में भी, फिर आगे पैकिंग में भी। पैक्ड जूस है वो 6-6 महीने पुराना है, हर पैक्ड जूस में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। कोई भी मिल्क और मिल्क का जो बाई प्रोडक्ट है, मिठाई है, मुरब्बा है, अचार है, इन सब में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक की डिमांड है, वो पैक्ड फूड खाने लग गया, और पैक्ड फूड कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। फिर है नशा 29 to 35% कैंसर का कारण है नशा। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गांजा, अफीम, ये सब कैंसर का कारण है। मांसाहार, जो हम मांस का उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादातर चिकन। अब जो ये हैचरी ओनर हैं, जो मुर्गी फार्म के ओनर हैं, इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कब आएगा कि जैसे बच्चे हैं, वो मुर्गी के बच्चे आज डाले, वो तो चाहता है कि वो 15 ही दिन में उसका साइज़ बड़ा हो, वेट ज़्यादा हो और जल्दी से बिके तो प्रॉफिट आए। अब वो उसको जल्दी वेट बढ़ाने के चक्कर में उसको उसके फूड में, उसके अन्न में, दाने में कुछ ऐसा मिलाता है, या फिर उसको एक्स्ट्रा इंजेक्शन देता है कि उसका वेट जल्दी से गेन हो जाए। अब वेट बढ़ेगा तो वेट के अनुसार उसके प्राइस हैं। अब वो मांसाहार किसी भी प्राणी का है, वो भी एक कैंसर का कारण है। उसकी मांसाहार के अलावा मोटापा, वो भी, प्रदूषण, वो भी कैंसर का कारण है। फल, सब्जी, मसाले, तेल, चीनी, नमक, इनके सारे दूसरे ऑप्शन भी हैं। जैसे नमक है, आयोडीन नमक ना लेके काला या सेंधा नमक यूज़ कीजिए। तेल है, रिफाइंड डबल ट्रिपल तेल ना यूज़ करके कच्ची घानी सरसों का तेल, या फिर तिल का, या सरसों का, मूंगफली का, वो तेल यूज़ कीजिए, लेकिन हो कच्ची घानी का। इस प्रोसेसिंग वो देखिए स्लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए उसकी जो प्रोसेसिंग है। बहुत सारी आजकल ऐसी मशीनें, ये एक्सपेलर आ गए हैं जो कम टेम्परेचर पे 40 या बिलो 40 जो तेल निकालती है ना, वो बेस्ट है। अब एक्सपेलर तो 400-500 डिग्री पे जाके तेल निकालेगा, अब उसमें बच क्या गया? न्यूट्रिशन तो सब खत्म है, बल्कि वो जहर और बन गया है। इसके अलावा जो ये इतने हर नगर में, हर गांव-गांव में इतने ज़्यादा मोबाइल टावर हो गए हैं। मोबाइल टावरों से जो ये निकलता है रेडिएशन, टावर की जो रेंज है, मोबाइल से, टावर से, ये 4G 5G, ये सब रेडिएशन, ये सब बीमारी का घर है, कैंसर का कारण है। इसके अलावा हमारी जो दिनचर्या है वो भी सही नहीं है। लेट सोना, लेट उठना प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति कहती है, जैसे पशु पक्षी को ही देख लो, सूर्यास्त पे अपने जाके घोंसले में बैठ जाएंगे और सूर्योदय के समय उठ जाएंगे। एक आदर्श दिनचर्या है, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करना चाहता।
प्रकृति के विपरीत आहार है। स्थूल शरीर के ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके कारण कैंसर फैलता है। इस स्थूल शरीर जो ये फिजिकल बॉडी एंटिटी है, इसके अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उनका भी अपना भोजन है। अब जैसे ये इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, नेत्रों का आहार क्या है? दृश्य है। अब पूरे दिन जो हम देख रहे हैं, नेत्र का, आंखों का आहार है दृश्य। कुछ भी हम देखते हैं उसका आहार है, वो अंदर जा रहा है। अब हम देख रहे हैं लेकिन भाव तो हमारा कुछ और है। माताओं बहनों को दूसरे कोई भी बाजार में या गांव में, शहरों में देखते हैं, गलत भाव आ रहा है। कान है, घ्राण इंद्रियां हैं, उसका कान का जो भोजन है वो है शब्द। अब हम दोबारा शब्द सुनना क्या चाहते हैं? या तो हमारी कोई बड़ाई करे या पड़ोसी की बुराई करे। ये हमारे अंदर जा रहा है हर रोज। हमारा मस्तिष्क एक डस्टबिन बन चुका है दोस्तों। तो जो ये इंद्रियों का भोजन है ये भी हम गलत कर रहे हैं, और फिजिकल शारीरिक तौर पे जो वैसा भोजन है वो भी अंदर गलत जा रहा है। तीसरा, हमारे अंदर जो गंध होता है लैट्रिन के तौर पे, पेशाब के तौर पे, पसीने के तौर पे, वो भी बाहर नहीं निकल रहा है प्रॉपर, क्योंकि शारीरिक श्रम का अभाव हो चुका है। कोई भी पसीना बहाने को तैयार नहीं है। एसी सब चाह रहे हैं। अंदर वो गंध, वो मल है, सड़ता रहता है। वैसे कॉन्स्टिपेशन है, मल वैसे बाहर नहीं आ रहे हैं पसीना वैसे हम नहीं निकाल रहे हैं। शारीरिक श्रम का अभाव हो चुका है। ये भी एक कैंसर का कारण है। प्लस लैट्रिन है, पहले खुले में थे, अब लैट्रिन एक 5 बाई 5 के छोटे से कमरे में लैट्रिन में बैठ गए। वही बदबू वही हम अंदर जा रही है हमारे। पहले बाहर बैठते थे, वो हवा इधर उधर चली जाती थी, लेकिन अभी मॉडर्नाइज्ड के तौर पे खुले में शौच मत कीजिए, वो भी अंदर ही जा रहा है। अंदर का मल है वो ऑलरेडी पहले ही सड़ रहा है, हाथों में चिपक रहा है, हाथ साफ नहीं है। काफ़ी मीन्स 20-25 साल पहले इतने ज़्यादा गिद्ध होते थे, और गिद्ध पर्यावरण का एक मित्र पक्षी है। कल देखा था मैंने, एक यहाँ पे पोल पे बैठा हुआ था, वरना बहुत टाइम के बाद गिद्ध देखा था। 1-2 बार आ भी जाते हैं, कभी आएगा तो अगली वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। ये पर्यावरण का बहुत ज़्यादा मित्र पक्षी है, क्योंकि ये मृत जीवों को, जो पशु पक्षी है, जानवर हैं, उनको खाता था। लेकिन 2008 में एक सर्वे हुआ कि इनकी जो पॉपुलेशन में 99% एकदम से डाउनफॉल आ गया। तो जब उसका पता लगा कि भाई ये इतने ज़्यादा क्यों मर रहे हैं, तो पर्यावरण को के लिए घातक है, तो पता लगा कि एक डिक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन है जो वेटनरी वाले लगाते हैं। किसी भी बीमार पशु को ये लगाते हैं ना, तो उसका ये है कि वो 72 घंटे तक वो असर करता है। 72 घंटे में 3 दिन तक। और इलाज के दौरान अगर ये इंजेक्शन लगा दिया और पशु मर गया और पशु को खुले में छोड़ दिया, तो गिद्ध आके उसको खाएगा। वो तो उसका आहार है, भोजन है। अब उसने खा लिया तो तुरंत उसके लीवर और किडनी पे इफेक्ट डालता है। डिक्लोफेनेक इतना घातक है, वो 3-4 दिन के अंदर तड़प के मर जाएगा। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 2008 में इस इंजेक्शन को बैन कर दिया था। पशु चिकित्सा में तो बैन कर दिया, लेकिन जो मानव चिकित्सा में अब भी यूज़ हो रहा है, तो जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो उसके थ्रू उसको गलत प्रैक्टिस से लेके और वो अब भी लगा रहे हैं। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इंडिया में 4 सेंटर, जटायु कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की थी। उसमें से एक हरियाणा में पिंजौर में भी स्थापित है। गिद्ध, मादा गिद्ध की एक विशेषता होती है कि अगर उसके घोंसले से कोई अंडा उठा ले तो वो दोबारा मीन्स बच्चे अंडे दे देगी। वो वैसे जो यह गिद्ध है साल में सिर्फ एक बार अंडे देगी, लेकिन कोई उसके घोंसले से अंडे उठा ले वो दोबारा दे देती है। तो इन सेंटरों में ऐसे उसके मल्टीप्लाई करके और 4-5 बैच तो छोड़ चुके हैं, लेकिन ये तो उठ के मुंह में जी रहा है। अब ऐसे छोड़ने से कितने गिद्धों को अब
बचा पाएंगे और मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये सब हमारी जागरूक नहीं है हम। और वो कोई इंजेक्शन लगा रहा है वेटनरी वाला, तो उसको देख नहीं रहे कि डिक्लोफेंसी तो नहीं लगा रहा है, अब वो तो लगा के चला जाएगा पैसे लेके। तो जागरूकता का अभाव है ना। जहर युक्त जो भोजन आहार है और ये केमिकलाइज्ड पैक्ड फूड्स हैं, पैक्ड जूस, आटा है, पर्यावरण प्रदूषण है, ऑक्सीजन की कमी है। नीम, बड़, पीपल, ये जो बड़े वृक्ष हैं और जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, उनको भी बड़े लेवल पे नहीं लगाया जा रहा है। उस रेशो में, जिस रेशो में ये वृक्ष काटे जा रहे हैं, उस रेशो में नहीं लगा रहे हैं। अब ये पीपल है, अश्वत्थ, वृक्षाणाम अश्वत्थ, गीता में लिखा हुआ है वृक्षों में अश्वत्थ सबसे बढ़िया वृक्ष है। क्यों? क्योंकि वो 24 आवर्स 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। तो पीपल पहले हर गांव में लगाते थे, बड़ पीपल, नीम, शीशम। आजकल वो उस रेशो में नहीं लग रहे हैं, प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण हो रहा है। तो हमारे जो हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है। अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि हिंदुओं के मान बिंदुओं को अगर तहस नहस कर दिया जाए, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय आदि के प्रकल्प, इनको खंडित करने का जो षड्यंत्र अंग्रेजों ने चलाया था, उनके शासनकाल में इतना एक्टिव नहीं था जितना उनके जाने के बाद अब सभ्यता संस्कृति को जितनी चोट लगी है। और हमारे सारे मान बिंदु हैं, हमारे तीज त्योहार, हमारी नदियाँ, हमारा प्रदूषण, संस्कृति, पहनावा, हमारी शिक्षा। पहले 8 लाख गुरुकुल थे, आज गुरुकुल के नाम पे कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं, जिसमें सिर्फ थिट्टा, बिट्टा, A+B², इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जा रहा। हमारी जो शिक्षा और संस्कार दिए जाते थे गुरुकुलों में, वो सब विलुप्त हो चुके हैं। शिक्षा, संस्कृति, रक्षा, सेवा, इन सब प्रकल्पों पे इतना ज़्यादा षड्यंत्र चल रहा है कि हम व्यावहारिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक धरातल पर ये नहीं कह सकते कि आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, क्योंकि हमारा अपना कुछ है ही नहीं। जो गौ माता की हत्या ही बैन नहीं हो पा रही है हिंदुओं से, कैसे कह सकते हैं? संविधान की संरचना ही गलत है। तो इसको छोड़िए, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, इन कारणों पे फोकस कीजिए, इनके सब्स्टिट्यूट देखिए, ऑप्शन क्या है हमारे पास, उनको ढूंढिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।